साथियों नमस्कार। अपन कंटिन्यूस क्लास रखते हुए आगे और इसी टॉपिक के बारे में अपनी पिछली क्लास में चर्चा चल रही थी, जिसमें अपन ने ये जानकारी प्राप्त की थी कि वायुदाब क्या है, ऊंचाई के साथ वायुदाब में क्या परिवर्तन होता है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, समदाब रेखा क्या है, इसके संदर्भित अपनी बातें हुई थी। और लास्ट में जब अपने चर्चा की तो उसमें इसकी बात थी कि वायुदाब के संदर्भित ही बात हो पाई थी। वायुदाब पेटियां क्या हैं, विश्व के अंदर वायुदाब पेटियों का कैसा वितरण पाया जाता है, इसकी चर्चा हमारी शेष रह रही थी, जो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालें, विश्व में वायुदाब पेटियां। विश्व में वायुदाब पेटियां। प्रेशर बेल, पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। पूरी पृथ्वी के ऊपर जब अपन देखते हैं प्रेशर बेल्ट का वितरण, तो उसमें पता चलता है कि टोटल 7 वायुदाब पेटियां हैं। जहां अपन देखते हैं विषुवत रेखा के पास की दोनों पेटियां आपस में साथ जुड़ी हुई हैं, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध की। बाकी की जो 3 वायुदाब पेटियां हैं, उसमें अपन कहें 3 वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध में है और 3 वायुदाब पेटी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए एक बार तो अपन इसको देखते हैं कि टोटल ये 7 वायुदाब पेटियां कौन सी हैं। और पूर्व वाली क्लास में अपनी चर्चा हुई थी, तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध है, लेकिन 4 वायुदाब पेटियां ऐसी भी हैं जो तापमान के कारण विकसित नहीं हुई, वो पृथ्वी की गति के कारण विकसित हुई हैं, तो उनको गतिजन वायुदाब पेटियों के रूप में जानते हैं। एक बार देखें कि टोटल वायुदाब पेटियां किस रूप में हैं। साथ देखिए आप, जो निम्न है। देखिए, वायुदाब पेटियां, इनको 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया है। आपके सामने देखिए, इसमें ए लिख दिया, इधर ए तापजन्य वायुदाब पेटियां, यानी यहां उन पेटियों की बात करेंगे अपन जो तापमान आधारित, तापमान के आधार पर विकसित हुई। और इस तरफ वाले भाग में आप देखिए बी गतिजन वायुदाब पेटियां। और गति का तात्पर्य पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण कुछ वायुदाब पेटियों का विकास हुआ है, जिसको नाम दिया है गतिजन्य वायुदाब पेटियां। देखिए इसमें 1 नंबर पे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखा के पास एक वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। और वहां वर्ष भर उच्च तापमान के कारण कैसा वायुदाब है, लो प्रेशर निम्न वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। दूसरी,
ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और इसके आगे लिख दे ब्रैकेट में उत्तरी गोलार्ध में। ध्रुव उत्तर में भी है, ध्रुव दक्षिण में भी है। तो उत्तरी ध्रुव के पास भी एक उच्च वायुदाब पेटी है और एक दक्षिणी ध्रुव के पास भी उच्च वायुदाब पेटी है। तो अपने का ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां दो हैं, एक उत्तरी ध्रुव के पास, एक दक्षिणी ध्रुव के पास, एक नॉर्थ पोल के पास, एक साउथ पोल के पास। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट तीसरी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और इस पे लिख दें दक्षिणी गोलार्ध। या ऐसा भी कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव के पास, ये नॉर्थ पोल के पास, ये साउथ पोल के पास। तो नाम दोनों का एक ही है, लेकिन एक उत्तरी गोलार्ध में है, एक दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इन तीनों वायुदाब पेटियों का विकास तापमान के आधार पे हुआ है। अब देखिए इधर 4 नंबर पे, और जिसको अपन किसके नीचे लिख रहे हैं, डायनेमिक प्रेशर बेल्ट यानी गतिजन्य वायुदाब पेटियां। इसमें देखिए आप गतिजन्य में लिख रहे हैं अपन एक, ये 3 के बाद कंटिन्यूस 4 नंबर पे लिख रहे हैं अपन उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी, और इसको ब्रैकेट में लिख देना उत्तरी गोलार्ध में। उसका कारण है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां दो हैं, जहां अपन आगे अक्षांश की बात करेंगे 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो एक पेटी उत्तरी गोलार्ध में, एक यही पेटी दक्षिणी गोलार्ध में भी है। दूसरी देखिए 5 नंबर पे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी, और ये कहाँ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। पेटियों का नाम एक ही है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर, एक साउथ हेमिस्फेयर। नेक्स्ट 6 नंबर पे उपध्रुवीय सब पोलर, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। और ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जिसको लिखा है, ये अपन कहें उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और अंतिम जो 7 नंबर पे आपके सामने है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, पेटी, और ये दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरीके से टोटल जो वायुदाब पेटियां हैं वो 7 हैं, और उन 7 में भी अपन ने देखा है इस वाले भाग में आपके सामने, यदि तापजन वायुदाब पेटियों की बात करें तो कितनी है, 3 है। और यदि गतिजन वायुदाब पेटियों की बात करें तो गतिजन वायुदाब पेटियां कितनी है, 4 हैं। इसका मतलब 3 तापजन तापमान आधारित और 4 अपन कहीं गतिजन आधारित, टोटल वायुदाब पेटियां 7 हैं। अब प्रश्न इस रूप में बनता है, यदि पृथ्वी स्थिर होती, घूर्णन नहीं करती, दैनिक गति बंद हो जाए, अपने स्थान पर ही स्थिर रहती, तो कितनी वायुदाब पेटियों का विकास होगा। तो अपने क्या कि ये चारों वायुदाब पेटियां किसके कारण है, पृथ्वी की गति से। और पृथ्वी की गति बंद होगी, स्थिर होगी, इसका मतलब इन वायुदाब पेटियों का विकास नहीं होगा।
और जब इनका विकास नहीं होगा तो कितनी बच गई फिर? 3। इसका मतलब यदि पृथ्वी स्थिर होती या घूर्णन गति बंद हो जाए तो कितनी वायुदाब पेटियों का विकास होगा? केवल 3। और ये तीनों कैसी हैं? तापजन वायुदाब पेटी। एक लाइन में इसको लिख भी दें। प्रश्न आपके सामने लिख दिया एक, यदि पृथ्वी स्थिर होती तो बताइए कितनी वायुदाब पेटियों का विकास होता? और इसका आंसर क्या है? 3। इसका मतलब केवल 3 तापजन वायुदाब पेटियों का विकास होता, जो गतिजन वायुदाब पेटियां थी उनका विकास नहीं होता। ध्यान रखना, ये काल्पनिक अजम्पशन आधारित भी प्रश्न बनते हैं इस रूप में आपके सामने। तीन, और ये 3 कैसी हैं? तापजन वायुदाब पेटी, इन्हीं का विकास। अब देखिए आप एक डायग्राम के अंदर किस रूप में टोटल 7 वायुदाब पेटियां हैं, और अब अपना एक एक वायुदाब पेटी से जो प्रश्न रहे हैं उसमें आप देखिए कौन सी वायुदाब पेटी किन अक्षांशीय स्थिति में है, वहां कैसा वायुदाब मिलता है, तापमान की कैसी स्थिति है, या उस वायुदाब पेटी की कोई खास विशेषता क्या है, उससे संदर्भित। देखिए आप, ये पृथ्वी है आपके सामने। इस पृथ्वी वाले भाग से जब आप देखते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर टोटल जो अपने कहा 7 वायुदाब पेटियां किस रूप में विकसित हुई हैं, देखिए आप। सबसे बीच में जो अपने कहा जो लाइन है, इस लाइन का तो नाम है आपके सामने, ये तो है 0 डिग्री विषुवत रेखा। बारीक पेन है, ठीक दिख जाएगा, इस दिख रहा है 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे आप देखिए 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन वाले भागों के बीच में एक वायुदाब पेटी का विकास हुआ और जिसको नाम रखा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। आगे लिखेंगे नाम, इस पर देखें आप। फिर आप देखिए ये आपके सामने ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री, ऐसे ही दक्षिण में ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। फिर देखिए आप इसमें ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री, 60 डिग्री और ये 65 डिग्री।
और अंत में अपन के 90 डिग्री जो ध्रुव है उस वाले भाग पे ये नॉर्थ में भी 90 और साउथ में भी 90। इस 90 डिग्री के पास वाली जो पेटी है तो अपन नाम रखते हैं ध्रुवीय पेटी। अब देखिए आपके सामने मैं नाम लिखता हूं। इस वाली वायुदाब पेटी का नाम है विषुवत रेखीय विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, यदि देखिए आप इसमें ये 0, ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ, कम दिख रहा होगा, ये 30, ये 35, ये 60 और ये 65। इसी तरीके से दक्षिण में भी ये 30, ये 35, ये 60 और ये 65। और उत्तर में आप देखें तो ये 90 डिग्री और दक्षिण में भी देखें तो ये 90 डिग्री। तो ये अक्षांशीय विस्तार की जो बात कर रहे हैं ये नॉर्थ लैटिट्यूड और इधर दक्षिण की तरफ साउथ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच एक निम्न वायुदाब की पेटी जिसको नाम रखा विषुवत रेखीय। फिर देखिए आप अगली जो वायुदाब पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। 30 से 35 डिग्री ऐसा ही दक्षिण में है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध के अंदर। फिर देखिए आप उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और लास्ट में जो ध्रुव वाले भाग के पास जिसको अपन ने कहा ये जो बेल्ट है, ये जो पेटी है दोनों तरफ, इसको नाम दिया जाता है ध्रुव के पास वाली को, जिसको कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये अपन देखते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और ऐसी आप नीचे देखेंगे तो ये वाले भाग में भी ये भी है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जिसको अपन नाम लिख रहे हैं। टोटल जब अपन देख रहे हैं तो जहां अपन कहें 1 2 3 4 5 6 7 7 वायुदाब पेटियां हैं। इन 7 वायुदाब पेटियों में 0 से 5 उत्तर, 0 से 5 दक्षिण, ये वायुदाब पेटी दोनों गोलार्ध की एक साथ जुड़ी हुई है। यदि प्रश्न पूछा जाए
ऐसी कौन सी वायुदाब पेटी जिसका भाग दोनों गोलार्ध का एक साथ जुड़ा हुआ है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है जो 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण में है। फिर अपने का ऐसे ही 30 से 35 उत्तर में उपोष्ण और 30 से 35 दक्षिण में भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ऐसे ही 60 से 65 डिग्री में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और दक्षिण में भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ऐसे उत्तरी ध्रुव के पास ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी ध्रुव के पास ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो टोटल वायुदाब पेटियां 7। जब अपन इनका अध्ययन करते हैं तो एक नंबर तो इसको लिखते हैं ABCD के रूप में, जैसे आपके सामने लिखा A, इसको लिख दिया B, तो B वाली 2 हैं, B1 और B दक्षिण में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी। फिर C लिखा अपन ने उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और C यहाँ भी देखें तो यहाँ भी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। और D जैसे अपन ने लिखा है इसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो यहाँ भी है D ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। 1 2 3 4 लिखें या ABCD इस रूप में लिखें, लेकिन टोटल वायुदाब पेटियां कितनी हैं? 7 वायुदाब पेटी। अब अपन एक एक वायुदाब पेटी की बात करते हैं। वायुदाब पेटी किन अक्षांशीय भागों में है और साथ में वहां किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है, और वहां पाए जाने वाला वायुदाब उच्च या निम्न, जिसका कारण क्या है? देखिए आप, एक नंबर से अपन लिखते हैं पेटियां, इसमें ए लिख दिया अपन ने, हेडिंग ए, विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तो आपके सामने दिख रहा है। यदि अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री से अक्षांश से 5 उत्तर व 5 दक्षिण। ठीक, इस विषुवत रेखीय भाग के पास पूरे वर्ष भर सूर्य सीधा चमकता है अधिकांश समय, और इस कारण पूरे वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, और उच्च तापमान के कारण यहाँ वायु गर्म होके हल्की होके ऊपर उठती है, और यहाँ हमेशा निम्न वायुदाब बना रहता है। अपन ने पूर्व में भी देखा था तापमान का प्रभाव, उच्च तापमान के कारण वायु गर्म होती है और गर्म होकर फैलती है, और फैलने से वायुदाब घटता है। तो ये अपन के तापजन वायुदाब पेटी, तापमान के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का विकास हुआ है। तो अब देखिए इसमें देखिए क्षेत्र 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में। इसका मतलब 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण, दोनों गोलार्ध के अंदर इस पेटी का विस्तार है। दोनों गोलार्ध में। आगे लिखना, यहां वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। यानी उच्च तापमान के कारण वायु गर्म होती है, गर्म होके ऊपर उठती है, फैलती है, और जिसके कारण अपन कहीं वायुदाब कम बना रहता है। तो ये अपन कहीं कैसी पेटी है? तापजन वायुदाब पेटी। तो इसे हम लिख दें पेटी का विकास हुआ है, अतः यह तापजन्य वायुदाब पेटी है।
तापजन्य वायुदाब पेटी है। तापमान के आधार पर ही इस पेटी का विकास हुआ है, जो आपके सामने इस वाले भाग में नजर आ रही है। अब देखिए सेकंड 2 नंबर वाली, बी, जिसको लिखा है अपन ने उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए इसका क्षेत्र 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी। जो आपके सामने देखिए 30 से 35, 30 से 35 दोनों जगह आप देखें तो इस पेटी का विकास हुआ है। लेकिन जहां अपन ने पहली पेटी की बात की वहां तापमान के आधार पर उस पेटी का विकास हुआ था, लेकिन यहां देखिए आप, और इस पेटी को लिखा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ये इस पेटी का विकास क्यों हुआ है, यह यदि आप देखेंगे इस वाले पार्ट में तो देखिए आप, यहां पूरे वर्ष भर उच्च तापमान के कारण वायु गर्म होके और आप देखें तो ऊपर उठती है। इसका कारण समझ में आए किस रूप में। हालांकि प्रेशर एंड विंड, वायुदाब और पवने दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, क्योंकि पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। जो अपन कहें कि इस वाले भाग में जो ये उच्च वायुदाब है या निम्न वायुदाब है या उच्च वायुदाब है, तो पवने इधर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के रूप में ऐसे पवने चलती हैं। और ये पवने व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड हैं। जो अगला अपना टॉपिक आएगा विंड सर्कुलेशन से संदर्भित, तो वहां चर्चा होगी। धरातल के पास अपन के इस तरीके से जो पवने चलती हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी उत्तर, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी दक्षिण, दोनों तरफ से जो पवने चलती हैं उनको नाम दिया जाता है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। और ये पवने जब इस विषुवत रेखा निम्न वायुदाब पेटी के पास पहुंची तो इस वाले भाग में पूरे वर्ष भर उच्च तापमान के कारण वायु गर्म हुई और गर्म होके ऊपर उठी, और ऊपर उठ के धीरे धीरे ठंडी होके और पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव से आके और यहाँ उतरती है। देखिए इस रूप में धीरे धीरे और इस वाले भाग। जब ये विंड वाला टॉपिक आएगा तब अपन फिर इसकी चर्चा करेंगे आपके सामने। इसका मतलब विषुवत रेखे भागों के पास से जो वायु गर्म हुई वो ऊपर उठी, ठंडी हुई, ठंडी होकर पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में ऊपर से नीचे उतर रही है, अवरोहण हो रहा है, अवतलन हो रहा है। फिर देखिए आप इसमें, यहां जब आप देखेंगे दूसरी इस वाले भाग में, यहां से उपोष्ण उच्च वायुदाब है, ये निम्न वायुदाब है। यहां भी देखें तो उच्च वायुदाब है, तो यहां से पवने ऐसे चलती हैं, ये ध्रुवीय पवने हैं, और यहां से पवने ऐसे चलती हैं, ये पछवा पवने हैं। और ये किस रूप में तिरछे मुड़ रही हैं, जो फेरल के नियमानुसार जो अपन आगे बात करेंगे। यहाँ केवल अपन प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं, किस पेटी के अंदर निम्न या उच्च वायुदाब का विकास क्यों हुआ है। तो यहाँ से जो पछवा पवने चली और इधर से ये अपन के ध्रुवीय पवने और 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, जहां अपन के इस वाले भाग में दोनों तरफ से पवने परिसंचरण करते हुए घूर्णन गति के प्रभाव से ऊपर उठते हुए डाइवर्जेंट हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं। देखिए इस वाले भाग से ऐसे गई, ये इधर से ऐसे आई और ये ऊपर उठी, ये, और देखिए आप ये
और इस वाली टर्म को नाम दिया जाता है अपसरण। ऊपर उठते हुए अपसरण, डाइवर्जेंट, विपरीत दिशा में जाना, ये अपसरण होता है। आमने सामने आना, अभिसरण होना, कन्वर्जेंस। तो यहाँ पवनें ऊपर उठते हुए क्या हो रही हैं? अपसरित हो रही हैं, और अपसरित होने के कारण यहाँ लगातार निम्न वायुदाब की पेटी का विकास होता है। और इस वाले भाग से ये पवनें देखो यहाँ के यहाँ उतरी, और इधर से अपन के ये उपध्रुवीय भाग से पवन जो ऊपर उठती अपसरित हुई, वो कहाँ आके उतरी? ध्रुव वाले भाग में। ये जो पवनों से संदर्भित जो अपन कहें शैल कोशिका के रूप में बनती हैं, धरातल के पास एक निश्चित दिशा में चलते हुए ऊपरी वायुमंडल में विपरीत दिशा में चलते हुए एक साइकिल बनता है, चक्र बनता है। उस चक्र को शैल कोशिका कहा जाता है। और यही कोशिका के संदर्भित जो बात है, जो विंड से संबंधित, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां अपन ने कहा इस वाले भाग में निम्न वायुदाब क्यों हुआ? या उच्च तापमान के कारण वायु गर्म होके, हल्की होके ऊपर उठती है, तो ये ऊपर उठ रही है। गर्म होकर होकर ऊपर उठना। या गर्म होके ऊपर उठ रही है, इस वाले भाग में ठंडी होके या क्या हो रही है? नीचे उतर रही है, नीचे उतर रही है। दोनों तरफ से देखें तो पवनें ऊपर से नीचे उतर रही हैं। कहां? उपोष्ण कटिबंध। सब ट्रॉपिकल जोन में तापमान अधिक होने के बाद भी वायु के अवतलन होने से या वायु के अवरोहण होने से या अपन के वायु के नीचे उतरने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब का विकास है, और ये पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। ऐसा ही दक्षिण में है, ऐसा ही उत्तर में। और फिर आप देखिए उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में जहाँ दोनों तरफ से जो पछुआ और व्यापारिक ध्रुवीय पवनें आती हैं, वो दोनों पवनें टकराकर और ऊपर उठते हुए डाइवर्जेंट हो रही है, जो अपसरण हो रहा है। तो यह निम्न वायुदाब होने का कारण क्या है? अपसरण। यहां उच्च वायुदाब का कारण क्या है? वायु का नीचे उतरना, वायु का नीचे उतरना। और यहां क्या है? वायु का गर्म होके ऊपर उठना। इसलिए यहां निम्न वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। तो अपन ने 1 नंबर पे तो लिखा था। अब देखिए 2 नंबर पे अपन लिख रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। क्या जानकारी लिखी उसमें? अपन ने 35 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। आप देखते हैं अपन उच्च वायुदाब का क्यों विकास हुआ है, जिसका कारण क्या है? वायु का नीचे उतरना। देखिए आप, देखिए आप दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। यहां पृथ्वी की गति के प्रभाव से वायु के नीचे उतरने से या अवरोहण कहें, या इसको वायु का अवतलन भी कह सकते हैं, अवतलन कहें या अवरोहण कहें। या पृथ्वी की गति के प्रभाव से वायु के नीचे उतरने से या अवरोहण या अवतलन होने से, नीचे उतरने से उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में उच्च वायुदाब का कारण क्या है? तो जहां अपन कहें विषुवत रेखीय भागों से वायु ऊपर उठी और वही वायु ठंडी होकर पृथ्वी की गति के प्रभाव से, घूर्णन गति के प्रभाव से वो नीचे उतरती है यहाँ, या अवतलन होता है या अवरोहण होता है, जिसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब पेटी का विकास होता है। आगे लिखना इसी में। इस वायुदाब पेटी को
पेटी को कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश ऑब्लिक हॉर्स अक्षांश या इसी को नाम दिया जाता है घोड़े का अक्षांश। और अश्व जिसको अपन ने इंग्लिश के टर्म में हॉर्स लिखते हैं, तो अश्व अक्षांश भी कह सकते हैं या घोड़े का अक्षांश भी कह सकते हैं या हॉर्स अक्षांश भी कहते हैं। इस पेटी को अश्व अक्षांश, हॉर्स अक्षांश या घोड़े का अक्षांश भी कहा जाता है। एक नया टर्म आपके सामने आया, अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश या हॉर्स अक्षांश। पहली बात तो प्रश्न ऐसा आएगा, हॉर्स अक्षांश का विस्तार है, तो आंसर क्या बनेगा? 30 से 35 डिग्री अक्षांश। ठीक, उसी की अपन बात कर रहे हैं, उसी को हॉर्स अक्षांश नाम दिया है। दूसरा, हॉर्स अक्षांश की पेटी है उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब, तो कैसी है? उच्च वायुदाब की पेटी। तीसरी बात, इसको अश्व अक्षांश कहा क्यों है? प्राचीन काल के अंदर जब पाल वाले जहाज चलते थे, पाल वाले जहाज जिसमें पानी हाथ से निकालना होता था, व्यक्ति लगे रहते थे और उस पाल वाले जहाज में हवा भरने के साथ साथ वो जहाज आगे की तरफ पानी में खिसकता था। प्राचीन काल में स्पेन से, जो यूरोप महाद्वीप का देश है, स्पेन से एक जहाज में घोड़े लादकर और अमेरिका की तरफ ले जाया जा रहा था। और जब अमेरिका की तरफ ले गए तो जैसे ही इस अक्षांश की पेटी में आए 30 से 35 डिग्री, और जिसमें अपन ने देखा है इस अक्षांश की पेटी में आए जहां उच्च वायुदाब है और यहां वायु क्या होती है? ऊपर से नीचे उतरती है। तो जैसे ही जहाज इस अक्षांश के क्षेत्र में आया तो वायु ऊपर से नीचे उतरने से जहाज पर वायु का प्रेशर बढ़ गया, दबाव बढ़ गया, और जिसके कारण जहाज आगे खिसकना धीरे धीरे गति धीमी हो गई और आगे खिसकना मुश्किल हो गया। तो वो जहाज को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया और इसी घटना के आधार पर इसको नाम क्या दिया जाने लगा? हॉर्स अक्षांश या अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो शायद समझ गए होंगे कि इसको, इस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश क्यों कहा है। प्राचीन काल में स्पेन से अमेरिका की तरफ जहाज में घोड़े लाद कर ले जा रहे थे, तो पाल वाले जहाज के अंदर जहां अपन के ऊपर से प्रेशर बढ़ने के कारण वो आगे नहीं खिसक पा रहा था, जिसके कारण जहाज को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया गया और इसी घटना के आधार पर इसको नाम रख दिया हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। देखिए बात, नेक्स्ट देखिए आप अगली पेटी, सी। में कारण लिखा है कि पेटी में का हाँ, वायु के नीचे उतरने से उच्च वायुदाब, सही है, लिखा है। सी, तीसरे नंबर पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इसको अधोध्रुवीय शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। अधोध्रुवीय, अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ध्रुव के पास सब पोलर एरिया जिसको कह रहे हैं लो प्रेशर बेल्ट, क्षेत्र कहाँ है इसका? 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच
अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्ध। आगे देखना, इस वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, निम्न वायुदाब का विकास हुआ है, जिसका कारण क्या कारण है इसमें निम्न वायुदाब का विकास होने का, जिसका कारण देखिए आप, अपन कहा कि यहाँ पवनों का परिसंचरण होते हुए कैसे हो रही है, ऊपर उठ रही हैं। पवने ऊपर उठते हुए अपसरित होना, डाइवर्जेंट होना, या वायु के ऊपर उठते हुए अपसरण होना। तो और इसी अपसरण होने के कारण अपन कहें यहाँ कैसी पेटी का विकास हुआ है, निम्न वायुदाब। और ये किसका प्रभाव है, पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। ये लिखा आपने, जिसका कारण पवनों का ऊपर उठते हुए अपसरण होना, अपसरण होना है, डाइवर्जेंट। पवनों का ऊपर उठते हुए अपसरण होना या डाइवर्जेंस है, जो अपने अपसरण होना है। इसका मतलब ये भी कैसी पेटी है, गतिजन वायुदाब पेटी है। सुन लिखते हैं, अर्थात यह गतिजन्य वायुदाब पेटी है। और अंतिम जो अपन कहीं अपनी जो 4 नंबर को लिखा था डी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुव के पास की जो वायुदाब पेटी है, ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिणी गोलार्ध में भी, यानी नॉर्थ पोल के पास भी और साउथ पोल के पास भी। देखना इसमें, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के पास उच्च वायुदाब पेटी का विकास हुआ है। यानी 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास यहाँ अपन कहें हाई प्रेशर बेल्ट का विकास हुआ है। क्यों हुआ है, क्यों पूरे वर्ष भर सूर्य की तिरछी किरणें जाती हैं, या तापमान कम रहता है, और तापमान कम रहने के कारण वायुदाब अधिक है। इसका मतलब ये भी कैसी वायुदाब पेटियां हैं, तापजन वायुदाब पेटियां हैं। यहां वर्ष भर निम्न तापमान होने के कारण उच्च वायुदाब का विकास हुआ है। इसका मतलब पूरे वर्ष भर या आप देखें तो निम्न तापमान रहता है, और निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है। उच्च ताप वायुदाब का विकास हुआ है, अतः
इसे लिख दें, अतः तापजन्य वायुदाब पेटी है। इन तापमान आधारित वायुदाब पेटी है या तापजन वायुदाब पेटी। तो ये तो अपनी बातें हुई जो अलग अलग वायुदाब पेटियों के संदर्भित रूप में, जहां अपन ने कहा है 4 नाम लिखे हैं, हालांकि पेटियां 7 हैं। तो अपन ने कहा एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो उत्तरी व दक्षिण ध्रुव की 7 है, तो एक साथ पढ़ा है जिसको अपन ने, और इसी रूप में अपन ने जैसे देखा है उत्तरी गोलार्ध में 3 और दक्षिण गोलार्ध में 3, तो 6 पेटियां वो हैं। टोटल अपन देखें तो 7 वायुदाब पेटियां हैं। अब देखिए आप आगे, इसी में लिखना वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण। स्थानांतरण कह दें या खिसकाव कह दें, एक ही अर्थ है दोनों, स्थानांतरण या खिसकाव। सही मायने में जो अपन ने जो मॉडल बनाया था वायुदाब पेटियों का, जिसकी अपन ने अभी बात की है, ये जो आपके सामने जो मॉडल है ये आदर्श स्थितियों का है। 21 मार्च 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, उस समय की वायुदाब पेटियों की स्थिति ये है। लेकिन जहां अपन के पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो एक वर्ष में जब आप देखते हैं तो अलग अलग स्थितियां होती हैं। कभी सूर्य उत्तरायण जाता है जो कर्क रेखा तक चमकता है 21 जून को, कभी सूर्य दक्षिणायन स्थिति में होता है तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकता है। तो जहां अपन के सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने के कारण इन वायुदाब पेटियों के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन होता है, खिसकाव होता है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो समस्त वायुदाब पेटियों के अंदर 5 डिग्री तक सभी वायुदाब पेटियां उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो सभी वायुदाब पेटियां 5 डिग्री दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं। और ये आदर्श स्थिति है। देखिए इसमें सूर्य के उत्तरायण होने से सभी वायुदाब पेटियां 5 डिग्री उत्तर की ओर तथा सूर्य के दक्षिणायन होने से सभी वायुदाब पेटियां 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती है। किससे खिसक जाती हैं? अपनी आदर्श स्थितियों से। जैसे अपन ने कहा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी 0 से 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण है। लेकिन जैसे सूर्य उत्तरायण जाएगा तो 0 से 5 दक्षिण वाला पार्ट और ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी स्थापित हो जाएगी। तो कहने का 5 डिग्री अक्षांश तक इनमें अंतर आ जाता है। उत्तरायण होने से 5 डिग्री उत्तर की ओर, दक्षिणायन होने से 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। और जब वायुदाब पेटियां खिसकती हैं तो अपन कहीं पवन पेटियों में भी खिसकाव होता है, और उसके कारण जब अपन कहें
वायुदाब या पवन पेटियों के खिसकाव से विश्व में एक विशेष प्रकार की जलवायु है जिसका नाम है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के विकास में जो मूल रूप से योगदान किसका है, वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से। और उसी के कारण अपन कहें, जहां अपन कहें भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि जब शीत ऋतु जैसे सभी पेटियां दक्षिण की तरफ खिसकती हैं तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाला जो क्षेत्र होता है 30 से 35 वाला, वो पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है और शीत ऋतु में वहां वर्षा होती है। तो एक अपने आप में यूनिक अलग जानकारी इसके साथ जुड़ी हुई है। अब वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से किस जलवायु प्रदेश का विकास होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विकास होता है। तो इसी में आगे लिख दें आप, वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास हुआ है। यदि मैं आपके सामने कहूं कि यदि वायुदाब पेटियों में खिसकाव नहीं होता, स्थानांतरण नहीं होता, सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन नहीं होता, तो अपन कहें मेडिटेरियन क्लाइमेट जलवायु का विकास, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट जो है उसका विकास नहीं होता। इसका विकास विशेष रूप से किससे संदर्भित है, प्रेशर बेल्ट के अपन कहें खिसकने से संबंधित है। तो अपनी ये बातें थी इससे संदर्भित, जहां वायुदाब पेटियों से संबंधित। तो पिछले वाले जो अपन पार्ट 1 वाला जो भाग था उसमें अपन ने बात की थी वायुदाब क्या है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, और दूसरे इस वाले पार्ट में अपन ने उससे आगे की बात की कि विश्व में 7 वायुदाब पेटियां होती हैं। 7 वायुदाब पेटियां कहाँ उच्च वायुदाब की, कहाँ निम्न वायुदाब पेटी है, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, वो किन अक्षांशों के बीच स्थित है, वायुदाब पेटियों का कैसे स्थानांतरण या खिसकाव होता है, खिसकाव से अपन कहें किस जलवायु का विकास हुआ है, ये अपन ने चर्चा की है। जय हिंद।